हेलो एवरीवन, आई एम शालू। मैं आज आपको लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर पादपों का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करवाऊंगी। पादपों का वर्गीकरण क्या है? इसमें पादपों के बारे में बताया गया है। थियोफेस्टस ने पादप वर्ग की नींव रखी थी। थियोफेस्टस ग्रीक दर्शन शास्त्री प्लेटो व अरिस्तु का विद्यार्थी था। थियोफेस्टस ने पौधों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित समूह में विभाजित किया है: वृक्ष, शुप, उपशुप, शाक। थियोफेस्टस द्वारा हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में कई प्रकार के पौधों का वर्णन तथा वर्गीकरण किया गया है। थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफिस्टस द्वारा हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में कई प्रकार के पौधों का वर्णन तथा वर्गीकरण किया गया है। थियोफिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लिनियस ने पौधों का कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें पुष्पीय पादपों को 23 वर्गों में प्रस्तुत किया तथा अपुष्पीय पादपों को क्रिप्टोगेम्स वर्ग में रखा। लिनियस ने पादपों को द्विनाम पद्धति की स्थापना की। लिनियस ने पादपों की द्विनाम पद्धति की स्थापना की थी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण व नामकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे टेक्सोनोमी या वर्गीकी कहलाता है। पादपों की समानता असमानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। पादपों का सही निर्धारण करके वैज्ञानिक नाम देना नामकरण या नोमेनकल्चर कहलाता है। नोट: अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान के पिता बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति के पिता थियोफिस्टस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति वर्गी को नया रूप देने का श्रेय कैरोलस लिनियस को जाता है। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गी का जनक व द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। इनके नाम पर सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक का लेखन किया गया था। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। इस पद्धति में प्रत्येक को 2 नाम दिए गए, पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति का। पहला अक्षर जो वंश नाम बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर होना चाहिए। वंश व जाति के नाम तिरछे लिखे जाते हैं। पादप वर्गीकरण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: कृत्रिम, प्राकृतिक, जातिवर्ती, आर्टिफिशियल। इसके एग्जाम्पल लिनियस का वर्गीकरण प्रणाली और नेचुरल में बेंथम व हुकर की वर्गीकरण प्रणाली। जातिवर्तीय यानी इसके एग्जाम्पल है हचिंसन की वर्गीकरण प्रणाली। पादप जगत का पहला विस्तृत वर्गीकरण A.W. आइकलर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? A.W. आइकलर के द्वारा दिया गया था। पादप जगत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगेम्स में क्या क्या आते हैं? जिसमें पुष्प अनुपस्थित होते हैं, बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, लैंगिक अंग छिपे हुए होते हैं, बीज अनुपस्थित होते हैं, पुष्प अनुपस्थित होते हैं, लैंगिक अंग छिपे हुए होते हैं, बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, बीज अनुपस्थित होते हैं। थैलोफाइट पादप अविभेदित होते हैं, जिसमें शैवाल और कवक, जिसमें जीवाणु, कवक व लाइकेन इन्वॉल्व होते हैं। ब्रोफाइटा पादप थैलस या पर्णीले अल्प विभेदित होते हैं, जिसमें हिपेटिसी और मशाई। और टेरिडोफाइटा पादप पर्णील जड़, तने व पत्तियों में विभेदित होते हैं। इसमें इक्विसिटीन, लाइकोपोडिनी, फिलिसिनी को सम्मिलित किया। पुष्पोद्भिद में पुष्प उपस्थित होते हैं, लैंगिक अंग प्रत्येक होता है, बीजों द्वारा जनन होता है, बीज उपस्थित होते हैं, जिम्नोस्पर्मी होते हैं। एंजियोस्पर्मी में मोनिकिटोलिडनी
वह डाइकीटोनिलिडनी होती है, जिसमें डाइकीटोनिलिडनी में क्या आता है, क्लोरीपेटली और सिम्पेटेली। ओसवाल्ड टिपो ने 1942 द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो इस प्रकार है। इसमें पादप जगत 2 टाइप के होते हैं, थेलोफाइट और एम्ब्रियोफाइट। थेलोफाइट फाइलम में क्या क्या आते हैं, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पीरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, यूकमाइकोफाइटा। एम्ब्रियोफाइट में एम्ब्रियोफाइट भी 2 टाइप का होता है, ब्रोफाइट और ट्रेकियोफाइटा। ब्रोफाइटों में असुहनी पादप होते हैं, ट्रेकियोफाइटों में सुहनी पादप। ब्रोफाइटा असुहनी पादप, इसमें हिपेटेसी, सिरोटी मसाई और सुहनी पादप में टेरिडोफाइटा, स्पेर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा में साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा व टेरिप्सिडा आते हैं, जबकि स्पेर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। अब हम देखते हैं पादप जगत के थेलोफाइट और एम्ब्रियोफाइट में वर्गीकरण। इसमें पादप जगत में थेलोफाइट और एम्ब्रियोफाइट है, जिसकी विशेषताएं देखते हैं। इसका शरीर विभेदन में थेलोफाइट और ब्रेयोफाइटा की विविधता देखते हैं। इसमें थेलोफाइटा में शरीर विभेदन में इसमें जड़, तना, पत्तियां अविभेदित होती है। थैलस रूपी शरीर होता है इसमें, और इसमें जड़, तना, पत्तियां विभेदित होती है ब्रोफाइटा को छोड़कर इसमें ये विभेदित होती है। अब देखते हैं अलैंगिक जनन देखते हैं थैलोफाइटा का। इसमें एक कोष के चल बीजाणुओं द्वारा होता है और एम्ब्रियोफाइट में विवरण नहीं होता है, प्रमुख रूप से लैंगिक जनन होता है। अब देखते हैं लैंगिक जनन में थैलोफाइटा में ये कोशिकीय, यदि बहुकोशिकीय हो तो सभी कोशिकाएं जनन सम होगी, और अगर एम्ब्रियोफाइटा में बहुकोशिकीय बंद आवरण जैकेट युक्त होगी। ये युग्मनज विभाजन थैलोफाइटा में असूत्री विभाजन द्वारा होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा, और एम्ब्रियोफाइटा में समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा। अब उत्तक विभेदन में ये थैलोफाइटा में अनुपस्थित होती है और एम्ब्रियोफाइटा में उपस्थित होती है। अब देखते हैं स्वयं उत्तक में ये थैलोफाइटा में अनुपस्थित होती है, ब्रोफाइटा को छोड़कर सभी में उपस्थित होती है। एल्गी शैवाल के अध्ययन को शैवाल विज्ञान कहा जाता है। MOP अयंगर को आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह पर्णहरित युक्त थैला पादपों का समूह है। शैवाल थैलोफाइट का एक प्रमुख समूह है। थैलस की संरचना सरल होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी पर्णहरित होता है। जननांगों में बंधे जैकेट कोशिकाओं का अभाव होता है। अधिकांश शैवाल स्वपोषी होती है, कुछ परपोषी परजीवी या प्राणी संभोजी भी हो सकते हैं। सामान्यतः जलीय होते हैं। उत्तक तंत्र व भ्रूण निर्माण अनुपस्थित होता है। जननांग एक कोशिकीय होती है, केवल युग्मक शल्यन होता है। केवल क्या होता है इसमें, युग्मक शल्यन होता है। शैवाल के आवास अलवणीय जल, बहता जल एग्जाम्पल के लिए यूलोक्रिक्ष, और स्थिर जल में होता है स्पायरोगाइरा राइवुलेरिया। समुद्री जल में कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ्यूकस, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। अधिपाद में जो दूसरे पौधों पर उगते हैं, एग्जाम्पल के लिए उडोगोनियम, कोलियोकिट। पादपी एंडोफाइटिक, दूसरे पौधों के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनाबीना साइकस की कोरेलोइड जड़ों में, नॉनस्टॉक एंथोसिरोस के थैलस में। अधिजंतु एपिजोइक,
प्राणियों के शरीर पर होता है। एग्जाम्पल के लिए क्लेडोफोरा, मोलस्क पर होता है ये। ओसिलेटोरियम कछुए के कवच पर पाया जाता है। अंतः जंतु एंडोजोइक, प्राणियों के शरीर के अंदर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा में जुलोरेला परजीवी पैरासिटिक होती है, जिसमें दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी कौन से होते हैं? जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिफेल्यूरोस चाय की पत्तियों पर होता है। हार्वेयेला लाल शैवाल पर परजीवी होता है। बर्फ पर क्रियोफाइटिक, ये ठंडे क्षेत्रों की बर्फ पर होता है। एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास या हेमेटोकोकस नाइवेलिस। गर्म जल यानी गर्म जल स्रोतों में 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से आते हैं इसमें? ओसिलेटोरिया और फार्मेडियम। स्थलीय जो गीली जमीन पर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से होते हैं? वाउचेरिया और नोस्टोक, जो गीली जमीन में रहते हैं। ये कौन से रहते हैं गीली जमीन पर? वाउचेरिया और नोस्टोक। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देखते हैं हम। लाल समुद्र यानी रेड सी, लाल समुद्र में कौन कौन से पाए जाते हैं? भूमध्य सागर का क्षेत्र, जहाँ ट्राइकोडेस्मियम यानी नीला हरा शैवाल के कारण लाल रंग दिखाई देता है। यह शैवाल फाइकोइरिथ्रिन लाल वर्णक स्रावित करता है। सरगासो समुद्र में एक अंटार्कटिका महासागर का क्षेत्र होता है, जिसमें सार्गेशम नामक भूरे शैवाल के टूटे टुकड़े पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? सार्गेशम नामक भूरे शैवाल के टूटे टुकड़े पाए जाते हैं। शैवालों के शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। शैवालों में शरीर का संगठन प्रमुख दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय देखते हैं यूनिसेल्युलर एल्गी, ऐसे शैवाल जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, चल और एचल। चल एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास और एचल का एग्जाम्पल है क्लोरेला। अब देखते हैं बहुकोशिकीय एल्गी। बहुकोशिकीय, इसमें थैलस निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें थैलस क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। निवही, कई कोशिकाएं मिलकर एक कॉलोनी बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए वोल्वोक्स, गोनियम, हाइड्रोडिटक्योन। तंतु में कोशिकाएं जुड़कर तंतु बनाती हैं, जिनके प्रकार शाखित, एग्जाम्पल के लिए क्लेडोफोरा, और अशाखित जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूडोगोनियम होते हैं। विषम तंतु सर्वाधिक विकसित थैलस होते हैं। दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, शयन और उद्रव। उद्भव संबंधी महत्व, भूस्थलीय पौधों का उद्भव इसमें माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए फिशियला, स्टाइजियोकोलोनियम। फोर्थ है इसमें नालिया। ये पट्टीकरण का अभाव होता है। एक कोशिकीय परंतु बहुकोशिकीय थैलस होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए वाउचेरिया। फिफ्थ है आभासी मर्दूतकी। आभासी मर्दूतकी में क्या है? तंतुओं की शाखाएं संगठित होकर मर्दूतक जैसी रचना बनाती हैं। प्रकार बहुअक्षीय थैलस, पॉलीसाइफोनिया। एक अक्षीय थैलस होता है, वो होता है बेट्रोकोस्पर्म। मर्दूतकी, थैलस मर्दूतकी कोशिकाओं से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए नेरियोसिस्टेस, मैक्रोसिस्टेस, लेमिनेरिया। शैवालों के कुछ प्रमुख वर्गों के तुलनात्मक लक्षण देखते हैं, जिसमें आते हैं वर्ग में कौन कौन से के देखेंगे? इसमें आएंगे मिक्सोफाइसी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, क्लोरोफाइसी, जिंथोफाइसी, बेसिलोफाइसी, फियोफाइसी। जिसमें इसका रंग देखते हैं तो इसका मिक्सोफाइसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का रंग होता है नीला हरा, और क्लोरोफाइसी का हरा होता है हरा, जिंथोफाइसी का होता है पीले हरा, बेसिलियोफाइसी का पीला भूरा होता है, फियोफाइसी का भूरा होता है। जो वर्ण कौन कौन से होते हैं इसमें?
मिक्सोफाइसी में होते हैं पर्णहरित अल्फा बीटा कैरोटीन, सी फाइकोशाइनिन और सी फाइकोइरिथीन होता है। जबकि क्लोरोफाइसी में पर्णहरित ए तथा बी बीटा कैरोटीन जेंतोफिल होता है। जेंतोफाइसी में पर्णहरित होता है ए तथा ई बीटा कैरोटीन। बेसिलियोफाइसी, इसमें पर्णहरित ए तथा सी बीटा कैरोटीन डाइटोजेंटिन होता है। फियोफाइसी में पर्णहरित होता है ए तथा सी बीटा कैरोटीन फ्यूकोजेंटिन होता है। अब इसमें संचित भोजन, इसमें किस रूप में संचित होगा भोजन वो देखते हैं। तो मिक्सोफाइसी में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा, क्लोरोफाइसी में मंड के रूप में होगा, जेंतोफाइसी में तेल के रूप में होगा, बेसिलियोफाइसी में वसा या वोल्यूटिन के रूप में होगा। फियोफाइसी, इसमें मिनिटोल, सोरिबिटोल, लेमिनेरिन जैसे पॉलीसेकेराइड्स के रूप में संचित होगा भोजन। अब देखते हैं कसाबिकाएं। मिक्सोफाइसी में कौन सी होती है इसकी कसाबिकाएं? चल रचनाएं इसमें अनुपस्थित होती है। और क्लोरोफाइसी में कसाबिकाएं समान होती है, जेंतोफाइसी में असमान होती है, बेसिलियोफाइसी में अनुपस्थित होती है, फियोफाइसी में असमान तथा पार्श्व होती है। अब देखते हैं पायरिनोइड। मिक्सोफाइसी में पायरिनोइड क्या होती है? अनुपस्थित होती है। मिक्सोफाइसी में पायरिनोइड क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्लोरोफाइसी में उपस्थित होती है, जिंतोफाइसी में भी उपस्थित होती है, बेसिलियोफाइसी में भी उपस्थित होती है, फियोफाइसी में अनावृत होती है। लैंगिक जनन देखते हैं। मिक्सोफाइसी में अनुपस्थित होता है और क्लोरोफाइसी में सम, असम और विषम युग्मकी होता है। जिंतोफाइसी में कैसा होता है? सम युग्मकी होता है। बेसिलियोफाइसी में ओक्सोस्पोर होता है। फियोफाइसी में सम, असम या सम युग्मकी होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? मिक्सोफाइसी का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? नॉन स्टॉक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया है ना, आदि होते हैं इसके। और क्लोरोफाइसी में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा आदि। अब आगे जेंतोफाइसी के एग्जाम्पल वाउचोएरिया। अब आ गया बेसिलियोफाइसी का एग्जाम्पल क्या होता है? डाइटम जैसे पिनुलेरिया, डाइटम्स और जैसे पिनुलेरिया। और फियोफाइसी का एग्जाम्पल क्या होता है? सार्गेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टेस आदि। एल्गी का क्लासिफिकेशन यानी शैवालों का वर्गीकरण। हरे शैवाल या क्लोरोफाइसी, हरे शैवालों को क्लोरोफाइसी भी कहा जाता है। ये हरे रंग की शैवाल होती है। मुख्य वर्णक पर्णहरित ए और बी। संचित खाद्य पदार्थ इसमें स्टार्च के रूप में होता है। कसाबिकाएं यदि उपस्थित हो समान लंबाई की परतोद तथा अम्र निविष्ट होती है। कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज की बनी होती है। हरे शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज में। इसमें ये संरचनाएं दिखाई गई है स्ट्रक्चर वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स की। हरी शैवाल होते हैं वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। अब इसका लैंगिक जनन देखते हैं। ये समयुग्मक, असमयुग्मक, विषम युग्मक। एग्जाम्पल के लिए वॉल्वॉक्स, कारा आदि होता है। कारा एक स्वजलीय हरा शैवाल होता है। ये कारा कहाँ पाया जाता है? एक स्वजल में पाया जाता है जो हरा शैवाल होता है। इसमें पर्वसंधियाँ, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। उडोगोनियम, इसमें छल्लों की तरह रचनाएं पाई जाती है। उडोगोनियम के क्या होते हैं? छल्लों की तरह रचनाएं पाई जाती है जिन्हें केप कोशिकाएं कहते हैं। ये विभाजन को दर्शाती है। लैंगिक जनन के दो प्रकार होते हैं, मैक्रेंडस प्रकार और नेनेंडर्स प्रकार। मैक्रेंडस प्रकार क्या होता है? पूंदानी सामान्य आकार के तंतु पर बनती है। नेनेंडर्स प्रकार होता है पूंदानी विशेष बौने पुरूपी तंतु से बनती है जिन्हें नेनेंड्रिया कहते हैं। भूरे शैवाल। दूसरा पहला था
हरे शैवाल। अब आ गया भूरा शैवाल यानी फियोफाइसी। ये शैवाल प्राय समुद्र जल में पाए जाते हैं। इन्हें भूरा समुद्री खरपतवार कहा जाता है। इनका विस्तार अंटार्कटिक से उपअर्ग सुट्रिक महासागर तक होता है। प्रकाश संश्लेषित वर्णक पर्णहरित ए और सी कैरोटीनॉइड होते हैं। भूरा वर्णक होता है फ्यूकोजेंथिन में। संतृप्त भोज्य पदार्थ होता है मेनिटोल तथा लेमिनेरिन। कोशिका भित्ति में एल्जिन अम्ल होता है। कोशिका भित्ति में क्या होता है? इसमें एल्जिन अम्ल होता है। अब भूरे शैवाल के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लेमिनेरिया और फ्यूकस है। कौन से? ये है लेमिनेरिया और फ्यूकस। पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन। विकासशील पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद विभिन्न समुदायों में स्थायी समुदाय वाले पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना होने तक परिवर्तन होता रहता है, जो मुख्यतः जैविक कारकों, जलवायवीय कारकों, मृदा कारकों तथा अन्य पर्यावरणीय कारकों को क्रियाशील के कारण होता है। यह परिवर्तन तब तक चलता रहता है जब तक जीवों का एक ऐसा वर्ग स्थापित नहीं हो पाता जो उस क्षेत्र के सफलतापूर्वक रह सके, जनन कर सके। इसे जैविक अनुक्रमण या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। इसे जैविक अनुक्रमण या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। मैं आगे चली गई। कोशिका भित्ति एल्जिन अम्ल होता है इसमें लैंगिक जनन द्विपक्षीय। इसमें शैवालों में अलैंगिक जनन कैसा होता है? द्विपक्षीय चल जंतु द्वारा होता है। इनकी कशाभिकाएं एक टिन सेल प्रकार व दूसरी परतोद प्रकार की होती है। दोनों पार्श्व रूप में लगी होती हैं। कुछ भूरे शैवालों में फ्लोएम जैसे ट्रम्पेट हाइफा होते हैं। ये भोजन को फ्लक्स से व्रत तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिमिनेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सारगासम, मैक्रोसिस्टस आदि। मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है जिसकी लंबाई 40 से 60 मीटर होती है। मैक्रोसिस्टिस क्या होता है? सबसे बड़ा शैवाल है, इसकी लंबाई 40 से 60 मीटर की होती है। अब आ गया लाल शैवाल या रेडोफाइसी। ये शैवाल मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर्णहरित ए व डी कैरोटीनॉइड होते हैं। लाल वर्णक फाइकोइरिथीन व फाइकोसाइनिन होता है। इसमें चल कोशिकाओं का पूर्णतः अभाव होता है। संचित भोजन फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। इनकी कोशिका भित्ति में अगार अगार पदार्थ पाया जाता है। लैंगिक जनन अंडयुग्मी प्रकार का होता है। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए नीली हरी प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। ये नीली व हरी प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं को अवशोषण करते हैं किरणों का। अब लाल शैवाल के एग्जाम्पल देखते हैं। पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। लाल शैवाल के एग्जाम्पल देखते हैं। रोडोफाइसी के एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, बेट्रोकोस्पर्मम, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, हार्वेजेला आदि। अब देखते हैं ब्रायोफाइट में देखते हैं हम। ब्रायोफाइट में मुख्यतः मोस तथा लीवरवर्ट शामिल होते हैं। इसमें क्या शामिल होते हैं? मोस तथा लीवरवर्ट शामिल होते हैं। ये प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ये नम व छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है। इन्हें पादप जगत का जल स्थलचर भी कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं लेकिन लैंगिक जनन करेंगे तब इनको ये जल पर निर्भर रहते हैं। आवास और पर्यावरणीय भूमिका। ब्रायोफाइट अधिकतर नम सीलन युक्त आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये सबसे पहले चट्टानों पर उगकर उन्हें अपघटित करते हैं, जिससे मिट्टी बनती है और अन्य पौधे उग जाते हैं। चूंकि मोस मिट्टी पर एक संघन परत बना देती है, वर्षा की बौछारों से मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ये किसका है? ये ब्रायोफाइट का है, जो विकासशील पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद विभिन्न समुदायों में स्थायी समुदाय वाले पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना होने तक परिवर्तन होता रहता है, जो मुख्यतः जैविक कारकों, जल वायवीय कारकों, मर्दीय कारकों और अन्य पर्यावरणीय कारकों को क्रियाशील के कारण होता है। यह परिवर्तन तब तक चलता रहता है जब तक जीवों का ऐसा वर्ग स्थापित नहीं हो जाता जो उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक रह सके, जनन कर सके। इसे जैविक अनुक्रमण या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना देखते हैं। इसकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। इनका शरीर थैलस की तरह होता है, जो शयन या सीधा हो सकता है। यह एक कोशिकीय बहुकोशिकीय मूलाप के द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती। इनके अंगों में कर्मशम, मूलशम, तनाशम और पतिशम संरचना कहा जाता है। जनन अंग व जनन प्रक्रियाएं। ब्रायोफाइट युग्मक उत्पन्न करते, इसलिए इन्हें युग्मोद्भिद गेमिटोफाइट कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य अगुणित होता है। इनमें लैंगिक जनन बहुकोशिकीय होता है। इसमें लैंगिक जनन कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। नर लैंगिक अंग पुंदानी, यह द्विकशाबिके पुंमंग उत्पन्न करता है। मादा लैंगिक अंग स्त्रीदानी, यह प्लास के आकार का होता है। इसमें एकल अंडाणु होता है। जनन प्रक्रिया, ब्रायोफाइटा की जनन प्रक्रिया देखते हैं। पुंमंग जल के माध्यम से स्त्रीदानी तक पहुँचते हैं। ये जल के माध्यम से स्त्रीदानी तक पहुँचते हैं। ये अंडाणु से संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता। इसमें एक बहुकोशिकीय बीजाणु उदित बनता है। ये स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं होता, बल्कि युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है, पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइटा की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे हेप्लोइड बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर नए युग्मोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। वर्गीकरण, ब्रायोफाइटा के इन वर्गों के विभेदी लक्षण निम्न होते हैं। वर्ग हिपेटिसी, मुख्य पौधा युग्मोद्भिद तथा थैल साब होता है। मूलाभास एक कोशिकीय तथा पट रहित होते हैं। हरितलवक अनेक व पायरिनाडु रहित होते हैं। संपुट में स्तंभिका नहीं पाया जाता। संपुट में स्तंभिका नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के लिए रिक्शिया मार्केशिया। वर्ग एंथोसिरोटी, मुख्य पौधा युग्मोद्भिद तथा थैलसाब होता है, जिसमें वायु प्रकोष्ठ तथा शलक नहीं पाए जाते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय तथा पट रहित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में बड़ा हरितलवक होता है, जिसमें पायरिनोइड पाया जाता है। संपुट के बीच में स्तंभिका पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एंथोसिरोस। वर्ग है ब्रायोप्सिडा, मुख्य युग्मोद्भिद पौधा शयन, प्रथम तंतु तथा युग्मक धार में विभेदित होता है। युग्मक धर पर्णील होता है। मूलाभास बहुकोशिकीय तथा तिरछे पटों से युक्त होते हैं। संपुट में इलेक्टर अनुपस्थित होते हैं। संपुट में इलेक्टर क्या होते हैं? इसमें अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्यूनेरिया स्फेग्नम। ब्रायोफाइट के मुख्य वर्ग देखते हैं। ब्रायोफाइट के मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया गया, लीवरवर्ट और मॉस। लीवरवर्ट में प्राय नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थान, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि में। लीवरवर्ट की पादपकाय थैलस जैसी होती है। एग्जाम्पल के लिए मार्केशिया। थैलस सामान्यतः
सतह पृष्ठाधार होते हैं तथा अधस्तर की पर पूरी तरह चिपके रहते हैं। इसकी पत्तेदार सदस्यों में पत्तियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने जैसी रचना पर दो कतारों में व्यवस्थित होती है। अब इसकी जनन प्रणाली देखते हैं। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो माध्यमों द्वारा होती है। इसमें एक तो होती है थैलस का खंडन, जेमा के माध्यम से। जेमा हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं होती हैं। ये जेमा कप नामक छोटे पात्रों में स्थित होती है। ये पैतृक पादप से अलग होकर नए पादप उत्पन्न करती है। ये पैतृक पादप से अलग होकर नए पादप उत्पन्न करती है। इसके लिवर्टमान मार्केशिया इसके एग्जाम्पल है मादा थैलस और नर थैलस। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नर व मादा लैंगिक अंग एक ही थैलस पर या अलग अलग थैलस पर बन सकते हैं। स्पेरोफाइट 3 भागों में विभक्त होता है। पाद सीटा कैप्सूल जैसे पार्चेशिया में अर्धसूत्री विभाजन कैप्सूल में होता है जिसे बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर अंकुरण कर मुक्त जीवी युग्मोद्भिद बनाते हैं। मोस में जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था युग्मोद्भिद होती है। युग्मोद्भिद की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम तंतु स्पोर से उत्पन्न होते हैं। प्रथम तंतु क्या होते हैं? स्पोर से उत्पन्न होते हैं। यह हरा विषर्पी शाखित एवं तंतुमय होता है। द्वितीय अवस्था इसकी सेकेंडरी प्रोटोनिमा देखते हैं। यह प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसमें सीधा पतला तना होता है जिसके चारों ओर सर्पिल रूप में पत्तियां जुड़ी हुई होती है। यह अवस्था बहुकोशिकीय एवं शाखित मूलाप के द्वारा मिट्टी से जुड़ी होती है। मोस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद स्फेग्नम युग्मोद्भिद। कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन लैंगिक अंग पुंदानी स्त्रीदानी पत्तीदार प्रोहर की चोटी पर स्थित होती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है जिससे स्पेरोफाइट विकसित होता है। मोस में स्पेरोफाइट 3 भागों में विभक्त होता है। पाद सीटा कैप्सूल में मियोसिस के पश्चात बीजाणु बनते हैं और मोस में स्पेरोफाइट लीवरवर्ट की तुलना में अधिक विकसित होता है। मोस में स्पोर के विकिरण की एक विस्तृत प्रणाली पाई जाती है। मोस की सामान्य एग्जाम्पल प्यूनेरिया होता है। सामान्य एग्जाम्पल क्या है इसका? प्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम स्फेग्नम आदि। आर्थिक एवं पारिस्थितिकी महत्व है। सीमित आर्थिक महत्व है किंतु कुछ विशेष योगदान कुछ मोस शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों तथा अन्य प्राणियों के लिए भोजन का स्रोत है। स्फेग्नम इसके कुछ स्पीशीज पीट प्रदान करती है। पीट के उपयोग ईंधन के रूप में होता है, पैकिंग सामग्री के रूप में, सजीव पौधों के स्थानांतरण में क्योंकि इसमें जल को रोकने की अत्यधिक क्षमता होती है। लाइकेन और तथा मोस ऐसे प्रथम सजीव है जो नवीन चट्टानों पर उगते हैं। इन्होंने चट्टानों को अपघटित करके मिट्टी का निर्माण किया। उसने उच्च वर्गीय पौधों को बसने के लिए अनुकूलता प्रदान की। लाइकेन तथा मोस ऐसे प्रथम सजीव है जो नवीन चट्टानों पर उगते हैं। उन्हें चट्टानों को अपघटित करके मिट्टी का निर्माण किया। इसने उच्च वर्गीय पौधों को बसने के लिए अनुकूलता प्रदान की। मृदा अपरक्षण में रोक मोस मिट्टी की सतह पर घनी परत बनाकर बारिश से होने वाले कटाव को रोकते हैं। टेरिडोफाइट का सजावट में अत्यधिक आर्थिक महत्व होता है। फूल रहित परान्न पौधों का उपयोग प्रमुख सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। ये विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाला पहला पादप है जिसमें स्वयं उत्तक जाइलम फ्लोएम विकसित होते हैं। ये विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले पहले पादप है जिसमें स्वयं उत्तक जाइलम फ्लोएम विकसित होते हैं। जीवाश्मी अभिलेखों के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पर प्रभावी वनस्पति
वनस्पति थी। प्रारंभिक टेरिडोफाइट तने रूपी संरचना में पाए जाते हैं। ये ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगती है। वर्गीकरण। ओसवाल्ड टिपो ने स्वयं ही पौधों को ट्रेकिएटा संघ में रखा। ट्रेकिएटा संघ को 4 उपसंघों में विभाजित किया है, जिनके नाम विभेदी लक्षण निम्न उपसंघ साइलोपीडा होता है। मध्य सरल और प्राचीनतम स्वयनी पादप है, जो पेलियोजोइक काल के सिखिरियन तथा डेवोनियन काल से उत्पन्न हुए हैं। पत्तियां तथा वास्तविक जड़ें अनुपस्थित होती है। कंद तथा वायवीय भाग द्विभाजित शाखित होते हैं। बीजाणुधानी तनों के शिखर पर विकसित होती है। यह समबीजाणुक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइनिया, जुआसम, साइलोटम, जीवित। उपसंघ लाइकोप्सिडा। यह पेलियोजोइक क्लब के डेवोनियन काल में विकसित हुए हैं। बीजाणुद्भिद पौधा जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होता है। पत्तियां लघुपर्णी होती है। बीजाणुधानियां बीजाणुपर्णों के कक्ष में स्थित होते हैं। बीजाणुपर्ण तनों के शिखर पर संधानित गुच्छों के रूप में शंकु या स्ट्रोबिल्स बनाती है। कुछ वंश समबीजाणुक तथा कुछ विषमबीजाणुक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। उपसंघ सिफेनोसिडा देखते हैं हम। ये पौधों में तना, पर्वतसंधियां पर्वों में विभेदित होती है। पर्वतसंधियां पर शल्की पत्तियां तथा शाखाएं वलयों में पाई जाती है। शल्क पत्थर आपस में संयुक्त होकर पर्वों के निचले भागों को ढके रहती है। बीजाणुधानियां बीजाणुधानी धरों पर स्थित होते हैं, जो मिलकर एक संयुक्त संरचना शंकु बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इक्विसीटम। संघ टेरोप्सिडा। मुख्य बीजाणुद्भिद पौधा जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। पत्तियां बड़ी होती हैं। बीजाणुधानियां बीजाणुपर्णों की निचली सतह पर पाई जाती है। बीजाणुधानी पुंजों में पुंजित होती है। बीजाणुधानियों का विकास लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, मार्सिलिया। संरचना व शारीरिक लक्षण। ब्रायोफाइटा में जहाँ युग्मोद्भिद प्रमुख अवस्था होती है, वहीं टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद ही प्रमुख तथा मुख्य पादपकाय होता है। बीजाणुद्भिद वे होते हैं वास्तविक मूल, तना, पत्तियां 2 प्रकार की होती है, लघुपर्ण और बृहत्पर्ण। जैसे लघुपर्ण में है तो साल्जेनिला और बृहत्पर्ण में होती है जैसे फंस। इन अंगों में पूर्ण विकसित स्वयं उत्तक होते हैं। बीजाणुधानियां। स्पेरोफाइटा में बीजाणुधानी होती है, जो बीजाणुपर्ण पर लगती है। कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणुपर्ण संघन होकर एक शंकु बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेलजिनेला आदि। बीजाणुद्भिद की बीजाणु मात्र कोशिकाओं में असूत्री विभाजन द्वारा होता है, जिससे बीजाणु बनते हैं। युग्मोद्भिद अवस्था। गैमेटोफाइट। बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्तजीवी तथा प्रकाश संश्लेषी थैलाब युग्मोद्भिद, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। यह युग्मोद्भिद नम, छायादार, ठंडे स्थानों पर उगता है। इसकी सीमित आवश्यकताएं जैसे जल की उपस्थिति और निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता के कारण टेरिडोफाइट का भौगोलिक प्रसार सीमित होता है। जनन अंग और निषेचन। प्रोथैलस में दोनों लैंगिक अंग होते हैं। पुंदानी नर लैंगिक अंग होता है, स्त्रीधानी मादा लैंगिक अंग होता है। नर युग्मक पुंदानी से निकलकर जल के माध्यम से स्त्रीधानी तक पहुँचते हैं और अंडाणु से संलयन कर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से एक बहुकोशिकीय स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला पूर्ण विकसित स्पेरोफाइट बनता है। बीजाणुओं का प्रकार। समबीजाणु। अधिकांश टेरिडोफाइट एक ही प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। इन्हें समबीजाणु पौधे कहते हैं। विषम बीजाणु
कुछ टेरिडोफाइट में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, वृहद बीजाणु, मादा युग्मोद्भिद, लघु बीजाणु, नर युग्मोद्भिद। एग्जाम्पल के लिए स्लिजेनिया साल्वेनिया। मादा युग्मोद्भिद पोषण हेतु स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है और भीतरी भ्रूण विकास करता है। यह घटना बीजीय पौधों के विकास की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वर्ग और एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखते हैं आवर्तबीजी जिम्नोस्पर्म। इसका सामान्य परिचय देखते हैं। अनावर्तबीजी शब्द का अर्थ नग्न बीज वाले पौधे अर्थात इनके बीज या बीजांड फलभित्ति द्वारा आवर्त नहीं होते हैं। इनमें फल का निर्माण नहीं होता, अतः बीज खुले होते हैं। ये पौधे अधिकतर काष्ठीय होते हैं, जैसे वृक्ष या झाड़ियाँ। इनमें शाखीय पौधे नहीं पाए जाते। अधिकांश अनावर्तबीजी बहुवर्षीय सदाहरित वृक्ष होते हैं। कुछ आरोही लता भी होती है, जैसे गिलकगो। सबसे छोटा अनावर्तबीजी पौधा होता है वो जेमिया पिग्मिया है, जिसका तना कंदील होता है। सबसे बड़ा लंबा अनावर्तबीजी होता है वो सिक्वा सिम्फवाइरेश है, जिसे इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 366 फीट तक होती है। अनावर्तबीज के मुख्य स्वतंत्र पौधा बीजाणुद्भिद होता है, जो जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। इनमें विकसित संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं नहीं होती। द्विबीजपत्री पौधों की तरह इसमें भी द्वितीयक वृद्धि होती है। अब देखते हैं जनन संरचनाएं। जनन के लिए बीजाणु उत्पादक अंग होते हैं, बीजाणु धानियाँ। ये बीजाणु पर्णों पर स्थित होते हैं। ये प्राय शंकु का निर्माण करते हैं। शंकु अधिकतर एक लिंगी होते हैं। नर शंकु लघु बीजाणु पर्णों से बने होते हैं, जिन पर लघु बीजाणु धानियाँ लगी होती है और ये लघु बीजाणु बनाते हैं। मादा शंकु में देखते हैं, मादा शंकु गुरु बीजाणु पर्णों से बने होते हैं, जिन पर गुरु बीजाणु धानियाँ होती है। ये गुरु बीजाणु बनाती है। सभी अनावर्तबीजी पौधे विषम बीजाणु होते हैं। गुरु बीजाणु धानी अध्यावरण से घिरी रहती है, जिससे ये बीजांड बनाती है, जो नग्न होता है। नर व मादा युग्मोद्भिद बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट पर आश्रित या डिपेंडेंट होते हैं। इन पौधों में केवल स्त्रीधानी पाई जाती है, पुंधानी अनुपस्थित होती है। पुंधानी नहीं पाई जाती इसमें। स्त्रीधानी की गिरवा नाल कोशिका एवं अंडगा नाल कोशिका अनुपस्थित होती है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। निषेचन प्रागनलिका के माध्यम से होता है। द्विनिषेचन एवं त्रिअंक शल्यन अनावर्तबीजियों में नहीं पाया जाता। भ्रूणपोष गुरु बीजाणु के अंकुरण के पहले ही बन जाता है। ये अगुणित होता है। अन्य विशेषता है, अधिकांश अनावर्तबीजी बहुभ्रूणता दर्शाते हैं, यानी एक से अधिक भागों का विकास। इनमें बीजों का अंकुरण भूम्युपरिक होता है, अर्थात बीजपत्र भूमि के नीचे रहते हैं। वर्गीकरण देखते हैं। चेम्बरलेन के अनुसार अनावर्तबीजी को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है, साइकोडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। उपवर्ग साइकेडोफाइटा, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में अशाखित स्तंभ व पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त होती है। काष्ठ कम विकसित होता है। इसमें निम्न 3 गुण होते हैं। साइकेडोफिलेस्केल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स यह जीवाश्म पौधों का समूह है। एग्जाम्पल के लिए लाइजेनोप्टेरिस, बेनीटाइटेलस या साइकेडियोइडेल्स। इसके अंतर्गत आने वाले सभी पौधे जीवाश्म हैं। एग्जाम्पल के लिए साइकेडियाइडिया विलियमसोनिया, साइकेडेलस, जिसमें जीवित और जीवाश्म दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइकस। उपवर्ग कोनिफेरोफाइटा।
इसके अंतर्गत आने वाले पौधे में तना साकित तथा पत्तियां सरल व छोटी होती है। काष्ठ बहुत ठोस व विकसित होता है। इनमें निम्न 4 गुण होते हैं। कोडेटेलस, इसके अंतर्गत आने वाले सभी पौधे जीवाश्म हैं। एग्जाम्पल के लिए कोडेटीज, डेडो, जाइलोन, जिंगोएल्स। अधिकतर पौधे जीवाश्म हैं, लेकिन जिंगो लोबा, जिसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, कि जीवित पेड़ बहुत कम बचे हुए हैं, इसलिए जिंगो लोबा को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। कोनिफेरल्स, इसके अंतर्गत जीवित तथा जीवाश्म दोनों प्रकार के पौधे। एग्जाम्पल के लिए पाइनस, सीड्रस और डी है इसमें नीटेल्स। इसके सभी पौधे जीवित हैं। इन पौधों के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए नीटम, इफेड्रा, वेलविटसिया। कवक मूल, यह सहजीवी संबंध है जो कवक और पौधों की जड़ों के बीच बनता है, जैसे पाइनस पादप में पाई जाती है। कवक पौधों की जड़ों में प्रवेश करता है, पौधों को पानी, पोषक तत्व, विशेष रूप से फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है। बदले में पौधा कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित शर्करा प्रदान करता है। यह संबंध पौधों के विकास, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवाल मूल, प्रवाल मूल में जड़ प्रवाल के समान दिखाई देती है, इसलिए प्रवाल मूल कोरलोइड जड़ें भी कहा जाता है, जैसे कि साइकस पादप में पाई जाती है। ये एक सहजीवी संबंध है जो पौधे नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के बीच बनता है। साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, जिसे पौधे उपयोग कर सकते हैं। साइकस, साइकस एक जीवित जीवाश्म है जो बीजाणुउद्भिद पौधा है, जिसका मुख्य शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होता है। यह एक लिंगाश्रयी पौधा है। जड़, साइकस में 2 प्रकार की जड़ होती है। सामान्य जड़ें प्रवाल जड़ें, द्वितीयक जड़ें प्रवाल जड़ें अगुरुत्वानुवर्ती, द्विभाजी, साकित और गुच्छों के रूप में पाई जाती है। इन जड़ों के वलकुट में नील हरी शैवाल उपस्थित होते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तना मोटा, सीधा, ठोस और अशाकित होता है, जो स्थायी कास्टिल पर्णधारों के कवच से ढका रहता है। साइकस में द्वितीयक वृद्धि अपसामान्य होती है, जो कई अदावलियों की क्रिया के कारण होती है। पहला अदावल्य निष्क्रिय होने के बाद वलकुट की कोशिकाएं नया अदावल्य बनाती है, जो द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करते हैं। तना बहुदारुक होता है, जिसमें काष्ठ कम और ढीली होती है, जिसे विरल दारू कहते हैं। द्वितीयक दारू की वाहिनिकाओं में बहुपंक्तिक परिवेशित ग्रंथ पाए जाते हैं। वलकुट में पेरिड्रम भी बनता है। पत्तियां, साइकस में 2 प्रकार की पत्तियां होती है, शल्क पत्तियां और सामान्य पत्तियां। सामान्य पत्तियां कुंडलित किसलिए विन्यास दर्शाती है। पर्णक और रेकिश के स्वर्ण पुल संयुक्त बहिपोषवाही वर्दी और द्विदारुक होते हैं। जनन, कायिक जनन पत्थर प्रकलिकाओं द्वारा होता है। नरशंकु, यह नर पौधों के शीर्ष पर विकसित होता है और लघु बीजाणुपर्ण से बना होता है। लघु बीजाणुपर्ण के निचले भाग पर बीजाणु धानियां होती है, जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं। मादा संरचना, साइकस में संगठित मादा शंकु का अभाव होता है। गुरु बीजाणुपर्ण पत्तियों के स्थान पर अग्रभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बीजांड, प्रत्येक बीजांड संवृत ऑर्थोट्रोप्स और एक अध्यावरणी होता है। बीजांड काय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें से एक सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणपोष बनाता है। परागण निषेचन, परागण वायु द्वारा होता है। बीजांडकाय से श्लेष्मिक द्रव्य परागण बूंद निकलता है, जिसमें परागण उलझते हैं और पराग प्रकोष्ठ तक पहुँचते हैं। परागण 3 कोशिकीय अवस्थाओं में होते हैं, प्रोथेलियल कोशिका, पुंदानी कोशिका, नली कोशिका। निषेचन, पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मोद्भिद तक पहुँचते हैं। नर युग्मक बड़े लठ के आकार के और बहुपक्षमाभी 4 से 5 सर्पिल पट्टियाँ होती है, जिनका आकार 180 से 210 माइक्रोमीटर होता है, जो पादप और जंतु जगत में सबसे बड़ा है। मादा युग्मोद्भिद, इसमें 2 गिरवा कोशिकाएं और एक बड़ी अंड कोशिका होती है, यानी 2 तो गिरवा कोशिका होती है,
एक अंड कोशिका होती है जो पादप जगत में सबसे बड़ी होती है। गिर्वाणाल कोशिका अनुपस्थित होती है, इसमें गिर्वाणाल कोशिका नहीं पाई जाती। निषेचन प्रक्रिया नाल युग्मन द्वारा होता है। युग्मनज द्विगुणित होता है और बीजाणुद्भिद पीढ़ी की पहली कोशिका होती है। युग्मनज का केंद्रक मुक्त केंद्र के विभाजन द्वारा 256 केंद्रक बनाता है, जिसे प्राक भ्रूण बनता है। पाइनस पाइनस एक बहुवर्षीय सदाबहार बीजाणुद्भिद पौधा होता है जो जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होता है। यह द्विलिंगाश्री और एक लिंगाश्री होता है। जड़ें मूसला शाखित एक्टोट्रॉफिक कवक मूल युक्त होती है। जड़ में एरी, श्वेनपुल, ट्राई आर्क और एक्जार्क जाइलम होता है। साथ ही द्वितीयक वृद्धि भी होती है। तने में रेंजी नलिकाएं उपस्थित होती है। काष्ठ में मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक होती है जो घनी और मजबूत होती है। पत्तियां सूच्याकार होती है। ये प्रत्येक पत्ती में परिरंभ से घिरे 2 श्वेनपुल होते हैं, जिसमें इनके बीच टी आकार का संचरण उत्तक होता है। जनन नर शंकु केंद्रीय अक्ष पर अनेक शल्की लघु बीजाणुपर्ण होते हैं, जिनके निचले भाग पर 2 लघु बीजाणुधानियां होती है, जिनमें अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो सपक्षीय होते हैं। परागण वायु द्वारा होता है। इसमें परागण के समय लघु बीजाणु 4 कोशिका अवस्था में निकलती है, जिसे सल्फर फुहार कहते हैं। मादा शंकु क्षयपत्र शल्क के कक्ष से बीजांडधर शल्क या बीजाणु गुरु बीजाणुपर्ण विकसित होते हैं। इनके ऊपर सतह पर 2 बीजांड होते हैं। गुरु बीजाणुधानी इसमें एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका असूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का रेखाकार चतुष्क बनाती है। 3 विघटित हो जाते हैं। एक सक्रिय बीजाणु मादा युग्मोद्भिद बनाता है। मादा युग्मोद्भिद इसमें 2 से 5 स्त्रीदानी होती है। प्रत्येक में 4 गिरवा कोशिकाएं और एक अंड कोशिका होती है। निषेचन और भ्रूण विकास निषेचन परागकण के 1 वर्ष बाद पराग नलिका की सहायता से नर युग्मक अंड कोशिका तक पहुंचता है और युग्मनज बनता है। भ्रूण विकास मीरोब्लास्टिक विभाजन द्वारा होता है। बीजों में पंख बीजांडर शलक से बनते हैं। पाइनस में विदलन बहुवर्णता पाई जाती है। अनावृत बीजों का हार्दिक महत्व है। साइनस सामान्यतः कुछ अनावृत बीजों में पादप भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे जेमिया से स्टार साइकस में सागो, पाइनस जिरार्डियाना में से चिलगोजा बीज, जैसे सीड्रस देवेदारा सिकोया आदि से लकड़ी प्राप्त होती है। साइकस, पाइनस, एरोकेरिया, थूजा आदि सजावट के लिए लगाए जाते हैं। एबिस बाल्सेमिया से कनाडा, बाल्सम पाइनस से तारपीन का तेल, एफिड्रा से एफिड्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है। सूजा या हिमलोक से प्राप्त टेनिन रोशनाई बनाने में प्रयोग होती है। आवर्तबीजी सामान्य परिचय आवर्तबीजी का सामान्य परिचय देखते हैं। आवर्तबीजी पादप जगत के सबसे प्रभावी विकसित वर्ग है। इसका मुख्य पौधा द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। ये पौधे शाख, शूप और वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं तथा मूल, स्तंभ और प्रण में विभेदित होते हैं। संरचनात्मक विशेषताएं श्वेन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं। इसमें श्वेन उत्तक होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। द्वितीयक वृद्धि अधिकांश आवर्तबीजी पौधों में पाई जाती है, जिसके कारण तना, जड़ में मोटाई बढ़ती है। पुष्प आवर्तबीजी पौधे पुष्पधारी होते हैं, जिसमें नर तथा मादा जनांग उपस्थित होते हैं। बीजांड और बीजांड अंडाशय के भीतर संरक्षित होते हैं, जो निषेचन के बाद बीज और फल बनाते हैं। जनन प्रक्रिया नर युग्मक अगुणित, अचल और अकशामिकीय होते हैं। परागण जल, कीट, वायु या प्राणियों जैसे पक्षी, चमगादड़ द्वारा होता है। मादा युग्मोद्भिद यह भ्रूणपोष के रूप में विकसित होता है, जो त्रिगुणित होता है और निषेचन के बाद बनता है। विशेष प्रक्रियाएं अब इसकी विशेष प्रक्रियाएं देखते हैं।
द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन। एक नर युग्मक अंडा कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संयुक्त होकर भ्रूणपोष बनाता है। त्रिशल्यन। ध्रुवीय केंद्रकों और एक नर युग्मक के मिलन से त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। आवृतबीजी की विविधता, आकार और प्रकार। सबसे छोटा पादप होता है लेमना, और सबसे बड़ा पादप होता है यूकेलिप्स। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया होता है, ये 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया, और सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया होती है। परजीवी और अधिपादप। पूर्ण मृतोपजीवी मोनोट्रोपा। पूर्ण मूल परजीवी स्ट्रिगा बेलेनोफोरा रिफ्लेशिया ओरोबेंकी। पूर्ण स्तंभ परजीवी लोरेंथस स्टेफलम एल्बम कंटलताए टीनोस्पोरा बोहिनिया। अधिपादप आर्किड पोथास पोथोस विकश रिमेंटोसा। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड के बीज। आवृतबीजी बनाम अनावृतबीजी। आवृतबीजी परागण और बीजांड पुष्प के रूप में विकसित होते हैं। बीज फलों के भीतर संचित रहते हैं। ये पौधे जड़, तना, पत्ती, फूल और फल युक्त होते हैं। अनावृतबीजी। बीजांड अनावृत होते हैं और बीज फलों के भीतर नहीं पाए जाते, जैसे साइकस और स्पाइनस। वर्गीकरण। आवृतबीजी के दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक बीजपत्री। एक बीजपत्र वाले पौधे जैसे घास, गेहूं। द्विबीजपत्री होते हैं दो बीजपत्र वाले पौधे जैसे आम और पीपल होते हैं। बेंथम हुकर की प्राकृतिक पद्धति। भारत में इस पद्धति का अनुसरण किया गया है। द्विबीजपत्री को 3 उपवर्गों में वर्गीकृत किया है। पॉलीपेटेली पंखुड़ियाँ स्वतंत्र होती है। गेमोपेटेली पंखुड़ियाँ संयुक्त होती है। मोनोक्लेमाइडी पुष्प आवरण एकल या अनुपस्थित होता है। पौधों में जीवन चक्र परिचय। जीवन चक्र वह प्रक्रिया है जो एक जीव से शुरू होकर अगली पीढ़ी के जीव के उत्पन्न होने तक चलती है। यानी एक जीव से शुरू होकर अगली पीढ़ी के समान जीव के उत्पन्न होने तक यह पीढ़ी चलती रहती है। पौधों में लिंग प्रजनन की प्रक्रिया विभिन्न जीवन चक्र देखे जाते हैं जो युग्मनज में के व्यवहार आकारिकी व्यवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। जीवन चक्र को समझाने के लिए निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। आकारिकीय अवस्थाओं का क्रम। जीवन चक्र के दौरान विभिन्न आकारिकीय अवस्थाएं जो लगातार दिखाई देती है। अर्धसूत्री विभाजन का स्थान, यदि वह उपस्थित है तो ये जीवन चक्र की कोशिकाएं और आकारिकीय अवस्थाओं को निर्धारित करता है। जीवन चक्र के प्रकार। पौधों में जीवन चक्र को कोष के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अगुणित जीवन चक्र। पादप शरीर की प्रमुख आकारिकीय अवस्था अगुणित होती है। द्विगुणित अवस्था केवल युग्मनज के रूप में होती है, जो युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा तुरंत अगुणित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। युग्मक अगुणित होते और शल्यन के बाद युग्मनज बनाते। एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास एकल कोश के हरा शैवाल है जिसमें अगुणित कोशिका प्रमुख होती है। ये युग्मनज बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्पाइरोगाइरा तंतु में हरा शैवाल जिसमें अगुणित तंतु प्रमुख होते हैं। वोल्वोक्स हरा शैवाल जिसमें अगुणित अवस्था प्रमुख होती है। द्विगुणित के जीवन चक्र। पादप शरीर की प्रमुख आकारिकी अवस्था द्विगुणित होती है। अगुणित अवस्था केवल युग्मक के रूप में होती है, जो द्विगुणित पौधों पर युग्मक धानी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज द्विगुणित पौधों के में विकसित होता है। एग्जाम्पल के लिए आवृतबीजी जैसे गेहूं टिटिकम, चावल ओराइजा और आम मेजिफेरा। द्विगुणित पौधा स्फेरोफाइटा प्रमुख होता है। युग्मक परागण और भ्रूणपोष अगुणित होते हैं। अनावृतबीजी जैसे पाइनस, साइकस बीजाणुद्भिद प्रमुख होता है। फ्यूकस
बुरी सवाल जिसमें द्विगुणित थैलस प्रमुख होता है और युग्मक अगुणित होते हैं। अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। पादप जीवन चक्र में दो आकारिकीय अवस्थाएं होती है, अगुणित युग्मोद्भिद और द्विगुणित बीजाणुद्भिद। इसमें दो आकार की अवस्थाएं कौन सी होती है, एक तो युग्मोद्भिद, दूसरी बीजाणुद्भिद, यानी अगुणित और द्विगुणित। दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती हैं और द्विगुणित अवस्था में बीजाणुधानी में असूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। यह समआकारीय दोनों अवस्थाएं समान दिखती है या विषम आकारी की दोनों अवस्थाएं भिन्न हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रायोफाइट्स। युग्मोद्भिद प्रमुख बीजाणुद्भिद परजीवी प्यूनेरिया मोस जिसमें युग्मोद्भिद प्रोथेलस प्रमुख होता है। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ड्रायोप्टेरिस फ्रेंच जिसमें बीजाणुद्भिद फरन पौधा प्रमुख, युग्मोद्भिद प्रोथेलस छोटा होता है। सिलेजिनेला बीजाणुद्भिद प्रमुख होता है। शैवाल यूलोथ्रिक्स समआकारी की दोनों अवस्थाएं तंतु में होती हैं। एक्टोकार्पस समआकारी की दोनों अवस्थाएं समान दिखती है। लिमिनेरिया विषम आकारीय बीजाणुद्भिद प्रमुख, युग्मोद्भिद छोटा होता है। अब हम ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं। पादप वर्गी की नींव किसने रखी थी? यह रखी थी थियोफेस्टस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है। हिस्टोरिया प्लेनेटेरम पुस्तक किसने लिखी थी? थियोफेस्टस ने लिखी थी। लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण प्रणाली थी, ये थी कृत्रिम। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम दर्शाया है वंश से। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवालों का। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं, यह है M.O.P. अयंगर। क्रियोफाइटिक शैवाल पाए जाते हैं बर्फ पर। वोल्वोक्स किस प्रकार का शैवाल होता है? निवयी। वाउचेरिया किस प्रकार का थैलस दर्शाता है? नालीय। ब्रोफाइटा में प्रमुख व्यवस्था होती है, युग्मोद्भिद की होती है। मोस का उदाहरण होता है, ये प्यूनेरिया होता है। टेरिडोफाइटा के प्रमुख पादप काय होता है? स्पेरोफाइट होता है। विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है सिलीजिनेला। साइकस में नर युग्मक होते हैं बहुकशाबिक। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।